रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। इसी गांव में हरदेव सिंह और उनकी पत्नी राधिका अपने 2 बेटों के साथ रहते थे। बड़ा बेटा लोकेश और उसकी पत्नी सीमा थी। वहीं छोटा बेटा अमन, जिसकी पत्नी किरण थी। हरदेव सिंह की पुश्तैनी जमीन 4 बीघा थी, जो पूरे परिवार का सहारा थी। हे भगवान, पता नहीं इस घर को जैसे किसकी नजर ही लग गई हो। सब ठीक हो जाएगा राधे। बस लोकेश को समझ आ जाए कि ये जो जीवन हमको मिला है, ये सब ऊपर वाले की देन है, जिसे वो जब चाहे हमसे छीन सकता है। सुबह का समय था। उसी समय लोकेश लड़खड़ाते हुए घर में घुसता है और अपनी मां से बोला, ए मां, पानी दे, मेरा सिर फटा जा रहा है। लोकेश की सांसें बहुत तेज हो रही थी। राधिका रोते हुए बोली, अरे ओ नालायक हरामखोर, तू कब छोड़ेगा ये दारू? बाप की इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब तो हमारा घर से बाहर निकलना भी बंद हो गया है। हम परेशान हो चुके हैं तेरे रोज रोज के इस नाटक से। तू कब सुधरेगा? उसी वक्त घर का छोटा बेटा अमन बाहर से खेत देखकर लौटता है। भैया, आज फिर सुबह से पी रखी है क्या? घर की इज्जत का थोड़ा तो ख्याल रखो। उधर मां रोए जा रही हैं, कम से कम उसके आंसू की ही कदर कर लो। लोकेश गुस्से में अपने छोटे भाई से बोला, मेरे काम में टांग मत अड़ा। ये मेरी जिंदगी है, मैं जो चाहे वो करूं। पर ये जमीन, ये माँ बाप, इन सबकी जिम्मेदारी भी तो हमारी है। भैया, माँ बाप की सेवा करना न केवल हमारा कर्म है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा धर्म भी है। लोकेश की पत्नी सीमा कोने में बैठी सब सुन रही थी। सीमा आंसू पोंछते हुए बोली, लोकेश, बच्चों के बारे में तो सोचो। रोज गांव में लोग ताना मारते हैं। चुप रह, तुझे खाने को दे रहा हूं ना, तू बस रसोई संभाल। लोकेश ने किसी की भी बात नहीं मानी और सभी को चुप करा दिया। तब लोकेश के पिता बोले, हाँ, पता है सभी को कि तू क्या कमा रहा है और क्या खिला रहा है। सुधर जा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। लोकेश ने अपने पिता की बात को भी अनसुना कर दिया और वहां से बड़बड़ाता हुआ निकल गया। लोकेश शाम होते ही शराब के ठेके पर जा पहुंचा और ठेके वाले से बोला, अरे ओ ठेकेदार, जरा एक बोतल देना और हाँ, मेरे खाते में लिख लेना, बाद में दे दूंगा। ठेकेदार लोकेश से तंग आकर बोला, लोकेश, उधार बहुत हो गया है, अब नहीं दे सकता। पहले पिछला हिसाब करो, उसके बाद ही मैं तुमको नई उधार दे सकता हूं। अरे, मेरे पास पूरे 4 बीघे जमीन है ना, उसको बेच देंगे, उसके बाद तो उधार देने से मना नहीं करेगा। लोकेश की कही बात से ठेकेदार भी हैरान रह गया और ये बात ठेकेदार ने वहां बैठे सभी लोगों को बता दी। अब ये बात पूरे गांव में फैल चुकी थी। लोकेश की पत्नी सीमा उसका इंतजार कर रही थी और बोली, हे भगवान, कितनी रात हो चुकी है, पता नहीं ये इंसान कहाँ है। ना तो अपना ख्याल करता ना बच्चों का, बस दारू से प्यार है। घर में सभी लोग हर रोज की तरह लोकेश के आने का इंतजार करते रहते हैं। लोकेश घर आ जाता है और आते ही बोला, मुझे मेरे हिस्से की जमीन दे दो, मैं अपने हिस्से की जमीन बेचना चाहता हूं। क्या जमीन बेचना चाहता हूं? जमीन बेचने की बात दोबारा मत करना। पापा, वो मेरे हिस्से की जमीन है, मैं जो चाहे करूं। अरे नालायक, किस हिस्से की बात करता है? तूने आज तक एक रोटी का निवाला भी खिलाया है और आ गया हिस्सा मांगने। भैया, अभी मत करो,
माँ बाप जिंदा हैं और इनके स्वर्ग पधारने के बाद भी मुझे तो बंटवारा नहीं करना। बेटा, ये जमीन तेरे बाबा की निशानी है। ये जमीन ही हमारी पहचान है। तू इसी पहचान को खत्म करना चाहता है। लोकेश काफी देर से सभी की कही बातों को सुन रहा था और अचानक हंसने लगा और हंसते हुए अपनी माँ से बोला, मेरी भोली माँ, पहचान और निशानी से पेट नहीं भरता। पेट भरता है खाना खाने से और पीने से। सभी घरवाले ये जान चुके थे कि लोकेश हमारी बात अब नहीं सुनेगा। उसे सिर्फ दारू से प्यार है और किसी से नहीं। उसके लिए हम जिए या मरे। सभी लोग अपने अपने कमरे की तरफ चले गए। रात में सीमा और किरण दोनों इस विषय पे बात करते हैं। किरण बोली, दीदी, अगर जमीन बट गई तो घर टूट जाएगा। वर्षों कमाई इज्जत एक झटके में खत्म हो जाएगी। मैं क्या करूं? किरण, जमीन बटे ये मैं भी नहीं चाहती, पर मेरे पति मानेंगे तभी कुछ हो सकता है। रोज रोज के लोकेश के इस ड्रामे से तंग आकर एक दिन घर वाले पंचायत बुलाने का फैसला करते हैं। हरदेव सिंह, क्या कहना है? इतनी सवेरे सवेरे पंचायत बुलाने का कोई मुख्य कारण? हरदेव सिंह कांपती आवाज में बोला, सरपंच साहब, इस पंचायत बुलाने का कारण तो पूरा गांव जानता है। सभी को पता है मेरा बड़ा बेटा रोज दारू पीता है, लेकिन अब वो जमीन बांटना चाहता है ताकि उसे बेच सके, और मैं नहीं चाहता बंटवारा हो। मुझे तो मेरा हिस्सा चाहिए। आज नहीं तो कल जमीन का बंटवारा तो होगा ही। सरपंच साहब ने सभी बातों को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना और समझा। गांव वालों की राय भी ली, जिसमें सभी ने जमीन के बंटवारे के लिए हां कर दिया ताकि दोनों भाइयों में झगड़ा ना हो, और आखिरकार जमीन का बंटवारा हो जाता है। राधिका धरती पर बैठकर रोने लगती हैं और रोते हुए बोली, मेरी ही कोख से पैदा हुए बेटे ने मुझे बेघर कर दिया। मेरे जैसी माँ शायद ही दुनिया में कोई और हो जिसने ऐसा बेटा पैदा किया। अगले दिन लोकेश ने एक आदमी को बुलवाया और उसे अपने हिस्से की जमीन बेच दी। फिर क्या था, लोकेश अब दारू के साथ जुआ भी खेलने लगा। लोकेश ने शराब और जुए की लत में सारा पैसा उड़ा दिया। एक दिन रात को सीमा रोते हुए बोली, अब घर कैसे चलेगा? सारा पैसा तो जुए और दारू में उड़ा दिया। अब तो खाने को घर में अनाज का एक दाना भी नहीं। उधर अमन अपनी पत्नी किरण से बोला, किरण, माँ बाप अब हमारे साथ रहेंगे। ये फैसला लेके मैंने कोई गलती तो नहीं की। नहीं नहीं, आपने जो किया ये काम उन सभी बेटों को करना चाहिए जिसने अपने पिता की उंगली पकड़कर चलना सिखा हो, और आपका साथ देने को मैं हूं तो सही। किरण का साथ पाकर अमन काफी खुश हो जाता है, लेकिन एक दिन लोकेश बीमार पड़ जाता है और बीमारी ठीक कराने तक के पैसे उसके पास नहीं थे। अमन को जैसे ही पता लगा, वो लोकेश के पास पहुंच गया। अमन मेरे भाई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं नशा और जुए की लत में अपनों को भूल गया। अब भी वक्त है भैया, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। लोकेश अपने माता पिता के सामने घुटने टेक कर बोला, माँ बापू, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं आज से और अभी से आप लोगों की कसम खाकर बोलता हूं, आज के बाद मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। मुझे सुधरने का एक अवसर दो। बेटा, अगर सुधरना चाहता है तो दरवाजा खुला है, लेकिन अगर ऐसा दोबारा हुआ तो हमको अपने लिए मरा समझ लेना। शराब सिर्फ शरीर नहीं, परिवार, जमीन और रिश्ते भी बर्बाद कर देती है। वक्त रहते संभल जाओ, वरना पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता।